एंड जीनियस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। तो आर यू आर रेडी फॉर माई क्लास। आज हम मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। जैसा कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बात हो रही है अलजेब्रा की, तो आप हो जाइए थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट और सारे स्टेप्स को अच्छे से लिखिएगा अपनी नोटबुक में। तो चलिए, आप सब अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी है कि नहीं। अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमारी स्क्रीन पर आ चुका है एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए आप और हम इसे फटाफट देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। ये मैंने जो अंडरलाइन किया लाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें अपनी वो इक्वेशंस देखनी है जिनमें वेरिएबल है, यानी कि वेरिएबल होना ही चाहिए। ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल फ्रॉम द इक्वेशंस विद अ वेरिएबल। यानी कि सबसे पहले तो हमें रीजन देना है कि भाई अगर वो इक्वेशन है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है, तो क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वो इक्वेशन है तो हमें बताना है कि उसमें कौन सा चीज वेरिएबल है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था। अब चलिए इस क्वेश्चन के कितने सारे पार्ट हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ इक्वेशन के बारे में। अब देखिए, आप ध्यान से अगर वर्ड इक्वेशन देखें, जो कि किससे बन रहा है, इक्वल से ही बन रहा है। यानी कि इक्वेशन वो होती है जिसमें होना चाहिए वेरिएबल प्लस उसमें होना चाहिए हमारा इक्वल साइन। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में सिंक करा लेना है, यानी कि अपने दिमाग में फिट करा लेना है कि हम ऐसी इक्वेशंस को ही लेते हैं जिनमें होता है वेरिएबल और जिनमें होता है इक्वल टू साइन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपने चैप्टर में पढ़ा ही होगा और मैंने भी रिवाइज कराई दिया आपको। तो चलिए अब फटाफट सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को। तो देखिए बच्चों, ए पार्ट में हमें दिया गया है, क्लियरली आप देख सकते हैं इक्वल टू साइन है और वेरिएबल भी है एक्स। तो मैंने इसे लिख दिया है, यस दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एक्स एंड हैव इक्वल साइन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर आ जाइए बी पर। बी में देखिए वेरिएबल है लेकिन इक्वल साइन नहीं है, ग्रेटर साइन है। ऐसे साइन जब आ जाते हैं तो इस तरह की इक्वेशंस को हम इक्वेशंस ना बोल के इनइक्वालिटीज बोलते हैं, जो कि हमें यहाँ चैप्टर में पूछी नहीं गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल बताना है कि इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा इसका नो, this is not an equation as it does not have equal sign। even though इसका वेरिएबल है लेकिन इसमें इक्वल साइन नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे इसको इक्वेशन। तो भाई बच्चों, अब देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट को आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखिए 4 2 2 4 सॉल्व हो गया, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू साइन है तब भी ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया था कि हमें केवल वही इक्वेशंस बतानी है जिनके पास वेरिएबल है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया है नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन एज इट हैज ऑल नंबर्स एंड नो वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अब आ जाते हैं अपने डी पार्ट पे। डी पार्ट में आप देखिए, जैसे ही आप देखेंगे अपनी इस वैल्यूज को, तो वैल्यूज में क्या है, सारे के सारे नंबर्स है ना, वेरिएबल है। राइट, कोई वेरिएबल नहीं है लेकिन इक्वल टू साइन है। पर क्या ये इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि भाई इसमें वेरिएबल नहीं है। तो हम लिख देंगे नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन एज इट हैव ऑल नंबर्स एंड नो वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपने ई पार्ट को। ई पार्ट में आप देखिए, तो देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड में है नंबर्स, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके आ गया है वेरिएबल 2x और हमारा इक्वल टू साइन भी है, यानी कि ये है भाई इक्वेशन। ठीक है, तो क्या लिखा है मैंने इसका आंसर, यस दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x एंड हैव इक्वल साइन। देखिए रीजन भी देती जा रही हूँ, x - 2 = 0 जो कि है हमारा f पार्ट। ये है इक्वेशन, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और हमारा इक्वल टू
साइन भी है। तो इसका आंसर मैंने लिख दिया यस, दिस इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x एंड हैव इक्वल साइन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ए से लेके एफ तक सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को। चलिए बच्चों, आप फटाफट देखते हैं अपने जी पार्ट को। जी पार्ट में हमें देखिए क्या दिया गया है, 2m इज लेस देन 30, राइट। ऐसे ही तो पढ़ेंगे इसको, यानी ये एक इनइक्वालिटी। इस तरह के साइन जब आ जाते हैं तो ये हो जाती है इनइक्वालिटी, ये नहीं होती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा नो, जबकि यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन मैंने आंसर लिखा है नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट हैज इक्वल साइन, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने एच पार्ट पर। एच पार्ट में देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक वेरिएबल है एन और इक्वल साइन भी है और हमारी सारी चीजें एकदम अच्छे से लिखी हुई हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, यस इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल एन एंड हैव इक्वल साइन। अब आ जाते हैं अपने आई पर। आई को आप देखेंगे तो आपको सारे के सारे नंबर वैल्यू ही दिखेंगे। तो देखिए मैंने लिख दिया है नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट हैज वेरिएबल, ठीक है। कितना आसान था। अब देखिए आ जाते हैं जे पार्ट पर। जे पार्ट में आप देखिए ध्यान से, तो वेरिएबल भी है और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हैं और इक्वल टू साइन भी है। तो क्या ये इक्वेशन है, बिल्कुल है। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने मुझसे पहले ही इसका आंसर लिख लिया होगा। यस इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल पी एंड हैव इक्वल साइन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं के पर। तो के भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारी एक इक्वेशन, तो मैंने इसमें लिखा है यस इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल वाई एंड हैज इक्वल साइन, यानी कि इक्वल साइन भी है और हमारा वेरिएबल भी है। तो ये है हमारी इक्वेशन। चलिए करते हैं लास्ट वन, L1 यहाँ पर। तो L1 का क्या है, 3q अपॉन 2 इज लेस देन 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए वेरिएबल है लेकिन इक्वल साइन नहीं है, तो ये इक्वेशन नहीं है। लिख देंगे हम नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट हैव इक्वल साइन, ठीक है। तो आपको हो गए ये सारे पार्ट्स भी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। हम चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने। तो बच्चों अब देखते हैं अपने रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि एम एन एंड ओ, ठीक है। चलिए एम में देखते हैं। तो एम में आपको दिख गया भाई, देखिए वेरिएबल है लेकिन इक्वल साइन नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन है, नहीं है। तो हमने लिख दिया नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन एज इट डज नॉट हैव इक्वल साइन, ठीक है। नेक्स्ट वन आप जैसे देखेंगे भाई वेरिएबल ही नहीं है, भले ही इक्वल टू साइन है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो वो इक्वेशन नहीं है। तो इसके लिए लिख दिया नो, इट डज नॉट हैव वेरिएबल, ठीक है, इसलिए दिस इज नॉट एन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा ओ में देखिए 7 - x इक्वल टू 5, क्लियरली इक्वल टू साइन भी दिख रहा है और वेरिएबल भी दिख रहा है। तो क्या ये इक्वेशन है, यस। तो लिख देंगे यस इट इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल x एंड हैव इक्वल साइन, विद वेरिएबल x। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंप्लीट द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। अब सबसे पहले देख लेते हैं भाई थर्ड कॉलम क्या है, इक्वेशन सेटिस्फाइड यस ऑब्लिक नो, यानी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हमें लिखना है यस, अगर नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो हमें लिखना है नो। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए सेटिस्फाई करना क्या होता है किसी भी इक्वेशन को, जो भी हम वैल्यू राइट हैंड साइड में, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 10y, ठीक है, यही एग्जांपल ले रही हूँ, और राइट हैंड साइड में लिखा है 80, यानी कि 10y = 80, यानी y की वैल्यू आनी चाहिए वो नंबर जो जब 10 से मल्टीप्लाई हो तो हमें आंसर दें 80। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं इस इक्वेशन को। अगर वो आंसर कुछ और आता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ले लेती हूँ y = 2 हमारा आ जाएगा 20, जो कि नॉट इक्वल टू है हमारे 80 के। तो हम क्या लिखेंगे कि y = 2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी कि ऐसी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, ऐसी वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो उसकी राइट हैंड साइड वैल्यू को दे रहे हैं, तभी हम कहते हैं कि वो इस वो वैल्यूज जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर यही इक्वेशन लूँ 10y = 80, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप बात करेंगे, अगर आप 8 रख दें, y की वैल्यू को 8 रख दें, तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट हो गई ना,
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गई हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि हम लिखेंगे यस y इक्वल टू 8 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब जो वैल्यू हमारी y की रखने पे हमें राइट हैंड साइड वैल्यू मिल रही है और उन्हीं वैल्यूज को हम कहेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को। अगर हमारी कोई भी और वैल्यूज रख रहे हैं और उससे हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि नो, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, ये आपने अच्छे से चैप्टर में पढ़ा भी होगा। अब चलिए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 10y इक्वल्स टू 80 और हमें लेनी है y की वैल्यू 10। तो चलिए भाई, जहां पर भी हमारा y एसोसिएटेड है वहां पर हम रख देते हैं 10, यानी कि ये लिखा हमने इक्वेशन 10y इक्वल टू 80। हमें रखना है y इक्वल टू 10। चलिए रख देते हैं। तो 10 ऑलरेडी है, इन दोनों के बीच में क्या है सभी को पता है भाई, ये तो है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 10 इंटू 10 क्या आ गया हमारा 100। तो क्या हमारी y इक्वल टू 10 जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, तो आंसर लिखेंगे नो, इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं आप, या फिर केवल नो लिख दीजिए। ठीक है, अब करते हैं इसके बी पार्ट को। तो बी पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, y इक्वल टू 8 रखना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई, ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये इक्वेशन है, यहाँ पर केवल हमें y इक्वल टू 8 रखना है। तो देखिए 10 इंटू 8 यानी कि 80, यानी कि हमारी इक्वेशन हो रही है सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे यस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना 10y इक्वल टू 80 में हमें रखना है y इक्वल टू 5। देखने से ही पता चल रहा है, यहां पर ही रख दीजिए आप 10 इंटू 5। 10 इंटू 5 भाई क्या होगा 50। और क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई, तो इसको कर देंगे हम यहाँ पर नो, नॉट सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन। ठीक है, यानी कौन से वैल्यू ने हमारी y की सेटिस्फाई की इक्वेशन, y इक्वल टू 8। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को। अब देखिए बच्चों डी पार्ट में हमारा क्या है, 4l इक्वल्स टू 20, 4l इक्वल्स टू 20, ये हमें दी गई है इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रखना है l इक्वल टू 20। ठीक है, तो l को रख देंगे हम 20, तो ये देखिए 4 इंटू 20 क्या आएगा हमारा, 4 इंटू हमने l को रखा 20, तो देखिए क्या ये आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड के बराबर? बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो कि ये आ गया 80 और ये हो गया 20, यानी कि नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नॉट सेटिस्फाइंग, तो इसका आंसर होगा नो। अब करते हैं इसके नेक्स्ट वन को। अब नेक्स्ट है हमारा 4l इक्वल टू 20, इक्वेशन सेम ही है, 4l है या 4i होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर l मान लिया है, अगर आपको बुक में क्लियरली दिख रहा है तो आप इसको i भी ले सकते हैं, रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इक्वेशन सेम ही है d की तरह, 4i इक्वल टू 20 और i रखना है हमें भाई 80। किसी भी कीमत पे जब हम 80 रखेंगे यहाँ पे तो ये इक्वल नहीं आएगा 20 के, राइट, क्योंकि देखिए 4 इंटू 80 कर दीजिए आप, i की वैल्यू आपको रखनी है या l जो भी है उसकी वैल्यू रख दीजिए आप 80। क्या ये इक्वल आएगी आपके 20 के? बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि देखिए ये आएगा हमारा 320 इज नॉट इक्वल टू 20, तो ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अब करते हैं अपने 4i इक्वल टू 20 और इसमें हमें रखना है अब i की जगह पे 5। i मान लीजिए या l मान लीजिए, दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको लिया है l। ठीक है, तो 4l इक्वल्स टू 20। तो देखिए बच्चों हमें रखना है अपनी l इक्वल टू 5, तो देखिए 4 इंटू 5 और जैसे हमने 5 रखा भाई, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी राइट हैंड साइड के बराबर, यानी कि हमारा जो वैल्यू है l इक्वल टू 5 वो कर रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई।
5, तो हम लिख देंगे यस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करने। तो बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स पर, जो कि हमें अभी सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपके सारे पार्ट सॉल्व नहीं करूंगी, कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे और कुछ मैं सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए कर देती हूँ ऑल्टरनेट पार्ट्स को सॉल्व, यानी कि जी को मैं सॉल्व कर देती हूँ, आई को कर देती हूँ, के को कर देती हूँ, एम को कर देती हूँ, ओ को कर देती हूँ एंड क्यू को कर देती हूँ। बाकी जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं ऑल्टरनेट, वो आप अपने आप से सॉल्व करना और देखना कि क्या वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए जी पार्ट में हमारे दिया गया है b + 5 = 9। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या है, b + 5 = 9। अब हमें क्या वैल्यू दी गई है भाई, b की हमें वैल्यू दी गई है 5। तो चलिए जहां पर b है वहां पे रख दिया 5, राइट, b = 5 हमें ये दिया गया है। अब ये रखा +5 = 9 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। 5 + 5 10 है और यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे 9 है, यानी कि LHS जो है वो बराबर नहीं है हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि RHS के। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे कि v = 5 जो है वो नॉट सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन b + 5 = 9। ठीक है, आई पार्ट में हमें दिया गया b = 4। चलिए रख लेते हैं फटाफट, b = 4। तो देखिए जहां b था वहां 4 रख दिया, +5 = 9। तो देखिए 9 = 9 आ गया, यानी कि LHS आ गई हमारी बराबर RHS के, यानी कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है फॉर विच वैल्यू, b = 4। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पे यस। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों के पार्ट में हमारा है h - 8 = 5 और सब्स्टिट्यूट करना है हमें h की वैल्यू को 8। अब देखिए h - 8 = 5, हमें क्या दी गई है वैल्यू, हमें वैल्यू दी गई है h = 8। ठीक है, रखिए यहाँ पे फटाफट, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 8 - 8 = 5। तो आ रहा है ये बिल्कुल भी बराबर, बिल्कुल नहीं आ रहा। दिस इंप्लाइज 0 is not equal to 5, hence LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि RHS। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी कि h = 8 हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। अब करते हैं अपने m पार्ट को। m पार्ट में हमारा है p + 3 = 1 और p की वैल्यू हमें रखनी है 3। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं आएगा हमारा बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए m पार्ट की बात कर रहे हैं हम, और हमें क्या रखना है यहाँ पे, p = 3। ठीक है, स्मॉल p लेते हैं, वेरिएबल हमेशा हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए p की जगह हमने रखा 3 + 3 ऑलरेडी था =1, तो क्या ये बराबर आ रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा m में नो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने O पार्ट पर। ठीक है, ऑल्टरनेट पार्ट कर रही हूँ, जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, अब O पार्ट में हमारा क्या है, p + 3 = 1 और p = 0 रखना है। देखने से पता चल रहा है कि ये भी हमारा नहीं आएगा। देखिए p + 3 = 1 और हमने यहाँ पर p को रखना है 0। ठीक है, p = 0। तो देखिए 0 + 3 = 1, यानी कि हमारा 3 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी नहीं बराबर आई राइट हैंड साइड की। तो क्या ये वैल्यू हमारी p = 0 सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है, इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, अब करते हैं अपने
क्यू पार्ट को। तो क्यू पार्ट में भी देखिए आप p इक्वल्स टू -2 लेना है हमें, ठीक है। और हमें मुझे तो देखते ही पता चल रहा है कि ये कर रहा है, ये p इक्वल्स टू -2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन p + 3 = 1 को। एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो भाई ये हो जाएगा इसका आंसर यस, यानी कि यस p इक्वल्स टू -2 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन p + 3 = 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज कमिंग इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट। देखिए 1 इक्वल टू आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड देखिए p की वैल्यू रखी मैंने -2, माइनस का 2 एंड प्लस का 3, यहाँ पे इंटीजर कॉन्सेप्ट आ गया, याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये ज्यादा है ये कम है, जो बिगर वैल्यू है उसी का साइन फॉलो होगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, +3 - 2 यानी 1 आ गया आंसर। 1 इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, यानी कि p इक्वल्स टू -2 हो गया हमारा यस, इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पार्ट्स मैंने सॉल्व किए वो हो गए होंगे आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस जरूर करना। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फटाफट हम इसको देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, ठीक है। सारी इक्वेशन जो है उनके नेक्स्ट में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनमें से एक उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ रही है हमारी बराबर राइट हैंड साइड की, ऐसी वैल्यू है वो, ठीक है। आप देखिए आगे देखते हैं। शो दैट द अदर वैल्यूज डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी एक ही नंबर है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, रेस्ट ऑल आर नॉट सेटिस्फाइंग। नॉट सेटिस्फाइंग की कंडीशन क्या होती है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट कम इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है तो इसका मतलब वह है कि वो वैल्यू जो है, जो भी वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं बहुत सारे पार्ट, यानी कि F तक हमें पार्ट दिए गए हैं, जिनमें मैं आपके लिए करूंगी A B C D E एंड F, आप करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो ई पार्ट एंड एफ पार्ट आप करना प्रैक्टिस, ए बी सी डी आप मेरे साथ साथ अभी सॉल्व करेंगे तो आपको लगने लगेंगे ई एंड एफ भी सुपर डुपर इजी। तो चलिए बच्चों, ए में सबसे पहले लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन को। तो ये है हमारी इक्वेशन 5m = 60। ठीक है, अब अपनी पहली वैल्यू को उठाते हैं, यानी कि 10। सर्कल कर दी मैंने 10। तो यानी जहां पर भी m है वहां पर मुझे रखना है 10 को। तो चलिए रखते हैं 5 × 10 = 60। ठीक है, अब देखिए 50 आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में और 60 आया हमारा राइट हैंड साइड में, जो कि ऑलरेडी गिवन था, मैंने कुछ नहीं किया। यानी कि ये दोनों हो गए नॉट इक्वल टू। तो हम लिख देंगे m = ये हमने चेक किया था फॉर m = 10। तो हम लिख देंगे m = 10 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, m = 10 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब करते हैं इसकी नेक्स्ट वैल्यू, यानी कि 5 को रखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर m = 5। ठीक है, यानी कि अब इक्वेशन में हमें रखना है जहां पर भी m है वहां पर 5। ठीक है, 5 × 5 = 60। अब देखिए ये आ गया 25 और ये आ गया हमारा 60, यानी कि दोनों हो गए नॉट इक्वल टू। देयरफॉर हम लिख देंगे या हेंस लिख देंगे, हेंस m = 5 इज नॉट सेटिस्फाइंग इक्वेशन। ये भी लिख सकते हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence m = 5 is not
सेटिस्फाइंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमने लिख दिया m इक्वल टू 5 इज नॉट सेटिस्फाइंग इक्वेशन। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, यानी कि 12। अब हमें रखना है अपनी गिवन इक्वेशन 5m इक्वल टू 60 में। अब हमें अपनी इक्वेशन 5m इक्वल टू 60 में रखना है फॉर m इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 12 इक्वल टू 60। अब देखिए 12 5 जा 60 और ये भी 60, यानी कि LHS आ गई हमारी RHS के बराबर। आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। आप देख सकते हैं फॉर m इक्वल टू 12 रखते ही हमारी दोनों इक्वेशन की जो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वेट हो गई, बराबर हो गई। देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर m इक्वल टू 12 is satisfying the equation। ठीक है, अब आ गए अपने नेक्स्ट पर, यानी कि 15 पर। देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि हमसे पूछा गया है कि भाई करके सारे के सारे दिखाने हैं, तो चलिए ये भी दिखा देते हैं। तो हमारी इक्वेशन तो वही है 5m इक्वल टू 60 और अब हमें रखना है फॉर m इक्वल टू 15। तो यानी जहां m है वहां पर हम रख देंगे अपना 15। और ये आपने पहले ही पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि क्या साइन होता है जब दो चीजें टुगेदर लिखी होती हैं, उनके बीच में हिडन साइन मल्टीप्लीकेशन। इसलिए मैं अपने आप बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, इक्वल टू 60 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। ये देखिए ये 75 है और ये है 60, ये आ गया नॉट इक्वल टू। तो हम लिख देंगे देयरफॉर m equal to 15 is not satisfying equation। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। चलो बच्चों, अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है? n प्लस 12 इक्वल टू 20। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज ले रही हैं जो ब्रैकेट में दी गई हैं, और जो कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर, वो हो जाएगा कि वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। बाकी सारी वैल्यू हो जाएंगी हमारी नॉट सेटिस्फाइंग। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए फॉर पहली वैल्यू है हमारी n इक्वल्स टू 12। तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर, ये बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फॉर n इक्वल टू 12। तो देखिए 12 प्लस 12 इक्वल टू 20। ये देखिए यहाँ पर ये 24 आ गया और यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू हो गया 20 के, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है बराबर राइट हैंड साइड के। तो भाई जो ये गिवन वैल्यू है इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो हम लिख देंगे n इक्वल्स टू 12 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, n इक्वल टू 12 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 8। चलिए करते हैं फटाफट। n इक्वल टू 8 फॉर n इक्वल टू 8। ठीक है, तो चलिए करें n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। अब देखिए 8 रखा, n की जगह 8 रखा, प्लस 12 इक्वल टू 20। अब देखिए 12 प्लस 8 क्या हो गया? 20, और 20 इक्वल टू हो गया 20, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी राइट हैंड साइड के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? यस, n इक्वल टू 8 इज satisfying the equation, is satisfying the इक्वेशन। क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट हमारा क्या है? 20। देखने से समझ में आ रहा है कि भाई ज्यादा वैल्यू आएगी, पर क्योंकि हमें करके दिखाना है फटाफट कर लेते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आएगी ज्यादा फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो होगा नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो चलिए करते हैं फॉर n इक्वल्स टू
20। तो देखिए यहाँ पे रखा हमने n प्लस 12, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब n की जगह आ गया 20, तो 20 प्लस 12 इक्वल टू 20। तो देखिए 32 इज नॉट इक्वल टू 20, भाई सिंपल सा है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम लिखेंगे क्या इसका आंसर, नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ऑब्वियसली इसी वैल्यू के लिए, फॉर n इक्वल टू 20 नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं अपना लास्ट n इक्वल टू 0 के लिए। तो उसके लिए भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई बराबर नहीं आएगा, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, n प्लस 12 इक्वल टू 20। तो देखिए n की जगह 0 रख दिया, प्लस 12 इक्वल टू 20, यानी कि 12 जो है वो नॉट इक्वल टू हो गया 20 के। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, नॉट सेटिस्फाइंग द LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हम लिख देंगे हेंस n इक्वल टू 0 is not satisfying the equation। ठीक है, तो इसके तो हमने सारे पार्ट कर लिए, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देख लिया, और कौन सी वैल्यू ने केवल हमारे n इक्वल्स टू 8 ने सेटिस्फाई किया है इक्वेशन n इक्वल्स टू 12 इक्वल टू 20 पर। ठीक है, अब करते हैं इसका सी पार्ट। तो बच्चों अब आ गए हम अपने सी पार्ट पर। तो सी पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है p माइनस 5 इक्वल टू 5। सबसे पहले हम रखने जा रहे हैं p इक्वल टू 0। फॉर p इक्वल टू 0 हम देखते हैं कि क्या हमारी कंडीशन, क्या हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ रही है या नहीं। तो देखिए फटाफट p हमारी इक्वेशन थी p माइनस 5 इक्वल टू 5, हमने वैल्यू ली सबसे पहले फॉर p इक्वल टू 0। तो जैसे हमने p की जगह 0 रखा, देखिए माइनस 5 इज नॉट कमिंग इक्वल टू 5, ऑब्वियसली माइनस 5 डिफरेंट है और प्लस 5 डिफरेंट है। तो हमने लिखा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड p इक्वल टू 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब आ गए अपने सेकंड वैल्यू पे, यानी कि p इक्वल टू 10। तो जहां पर p है वहां पर रख दिया 10। तो 10 माइनस 5 आ गया हमारा, देखिए 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, यानी कि हमारी इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई, हमारी LHS आ गई बराबर RHS के। ठीक है, तो हमने लिख दिया यस p इक्वल टू 10 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, अब करते हैं अपने फॉर थर्ड वैल्यू, यानी कि फॉर p इक्वल टू 5। ठीक है, हमने लिया अपना फॉर p इक्वल टू 5, p की जगह हमने रखा 5। तो देखिए ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हो गई 0 और हमारी राइट हैंड साइड है 5, यानी कि दोनों है नॉट इक्वल टू, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमने लिख दिया नो p इक्वल्स टू 5 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, अब बचे लास्ट वैल्यू जो कि है हमारी p इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो इसके लिए देखा तो ये देखिए p इक्वल टू माइनस 5, जहां पर भी p है वहां पे माइनस 5 रखा, तो माइनस 5 और माइनस 5 क्या हो गया, माइनस 10, और इस साइड हमारा 5 चल ही रहा था, यानी LHS नहीं आई बराबर RHS के। तो अब हमने लिख दिया नो p इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सी पार्ट भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर। अब करते हैं इसके डी पार्ट को। तो बच्चों अब हम आ गए अपने डी पार्ट में, जिसमें इक्वेशन दी गई है हमें q/2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिफरेंट q की वैल्यू दी गई है। चलिए सबसे पहले रखते हैं 7। तो हमने q की जगह रखा 7। तो देखिए क्या आया, 7/2 इक्वल टू 7, यानी कि 3.5 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि हमारी LHS नहीं आई बराबर RHS के। तो क्या हम कहेंगे कि q इक्वल टू 7 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, हम कहेंगे नहीं। हमने लिख दिया यहाँ पर therefore q इक्वल टू 7 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, वो हमने कर ली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या है, फॉर q इक्वल्स टू 2, यानी कि जहां पर q है वहां पर हमें रखना है अपना 2। तो देखिए जैसे ही 2 रखा तो 2 कैंसिल हो गए, यानी ये आ गई वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी कि LHS और RHS हमारी बराबर नहीं आई। तो हमने लिख दिया देयरफॉर q इक्वल टू 2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब आ गए अपनी थर्ड वैल्यू पे, यानी कि 10 पर। ठीक है, अब 10 लिया तो देखिए फॉर
q इक्वल्स टू 10, जहां पर हमारा q था वहां पर हमने 10 को रखा और सिंप्लीफाई किया तो 5 हमारा नॉट इक्वल टू आया ऑब्वियसली 7 के। 5 और 7 हमारे सेम नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया देयरफॉर q इक्वल टू 10 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब हमारी लास्ट वैल्यू यानी कि केवल ये जो बची है 14, जो देखने से ही समझ में आ रहा है कि सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को। तो देखिए फॉर q इक्वल्स टू 14 हमने यहाँ पे q की जगह 14 रखा और देखिए सिंप्लीफाई करते हैं हमारा 7 इक्वल टू 7 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया और हमने लिख दिया देयरफॉर q इक्वल टू 14 इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे कौन सी q की वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन को? 14, बाकी सब नॉट सेटिस्फाइंग है। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, जो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं ई एंड एफ पार्ट वो आप जरूर करिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों हमारी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका कि ए पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m प्लस 10 इक्वल टू 16। अब देखिए ये मैंने आपको पहले ही जब चैप्टर शुरू किया था या जब पहले एक्सरसाइज करी थी तभी बताया था कि भाई हमारी जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए राइट हैंड साइड की। वही वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल हमारी कहलाती है कि इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन या वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। अगर हमने यहाँ पे m को 1 रखा तो देखिए कुछ नहीं करना है, m की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 यानी कि 11। तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है राइट हैंड साइड के बराबर? बिल्कुल नहीं आ रही है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 रखेंगे m की जगह तो 2 प्लस 10 यानी कि ये हो जाएगा 12। तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है बराबर राइट हैंड साइड के? नहीं, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में है 16। सिमिलरली अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 10 ये हो जाएगा 13। ये भी नहीं आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जब आएगी बराबर राइट हैंड साइड के वही होगा हमारा सॉल्यूशन। अब रखते हैं 4 रखते ही देखिए क्या हो गया, ये आ गया 14। ये भी नहीं है हमारा सॉल्यूशन। तो सब पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ये कोई भी हमारे सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब रखते हैं m इक्वल्स टू 5। तो 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15 हो गया। ये भी हमारा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो ये भी नहीं है सॉल्यूशन। नेक्स्ट रखते हैं अपना 6। तो m की जगह 6 रखा प्लस 10 ये आ गया हमारा 16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्योंकि हमें बहुत सारी वैल्यूज दी गई है हमें पता तो चल गया कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, m इक्वल्स टू 6, ठीक है। लेकिन बाकी वैल्यूज भी फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो जब 7 रखेंगे तो आ जाएगा ये 7 प्लस 10 17। सिमिलरली जब हम इसमें 8 रखेंगे तो 8 प्लस 10 आ जाएगा हमारा 18, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इक्वेशन भी दी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 17, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18। सिमिलरली हम रखेंगे अपना 9। तो 9 में देखिए 9 प्लस 10 इक्वल टू 19, यानी कि यहाँ पर आ गया 19। और लास्ट है हमारा 10, m की वैल्यू हम रख रहे हैं 10। तो 10 प्लस 10 हमारा हो गया 20, यानी कि हमने अपनी टेबल भी कंप्लीट कर ली डिफरेंट वैल्यूज को रख के और फाइंड कर लिया कि हमारा क्या है सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन है m इक्वल टू 6, यानी कि 6 को रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बच्चों बी पार्ट पर आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के। तो चलिए फटाफट इसको पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन 5t इक्वल्स टू 35, यानी कि हमारे t की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए जो जब मल्टीप्लाई हो 5 से तो हमें मिले 35, यानी कि हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए वो नंबर जो कर दे लेफ्ट हैंड साइड को बराबर राइट हैंड साइड की। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब देखिए अगर आप 5t में 3 को रखेंगे ओके तो कितना आएगा हमारा 15, यानी कि ये हमने टेबल तो कंप्लीट कर दी लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। टेबल में हमने 3 की वैल्यू को कंप्लीट किया। अब करते हैं फॉर 4। तो 5 में अगर हमने 4 रखा तो आ जाएगा 20। तो देखिए यहाँ पर 20। फिर हम रखेंगे 5 में 5 को, तो जब 5 रखा तो आया 25,
ठीक है, आप गैसिंग से भी पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा ऐसा नंबर होगा जो हमें टी, कौन सा ऐसी वैल्यू होगी टी की जो हम लें जिससे हमारा 35 आ जाए। बिल्कुल सही कहा, 7, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा t इक्वल्स टू 7। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने रखा 5 इंटू 6, ये भी नहीं आया हमारा सॉल्यूशन क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड आनी चाहिए 35। तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा 7, तो 5 इंटू 7 यानी कि 35, ये है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि यही हमारी इक्वेशन कह रही है कि टी की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो उसमें सब्स्टिट्यूट करने में इक्वेशन में हमें दे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 5 इक्वल टू 8, तो 5 इंटू 8 क्या हो गया हमारा 40। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 इंटू 9 45। तो अगर आप देखें तो 555 से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे 45, ये हो जाएगी 50। जब आप 5 में 10 की वैल्यू को रखेंगे तो 5 10 जा 50। ठीक है, और 11 रखेंगे तो 55। तो देखिए हमने टेबल भी कंप्लीट कर ली, पर सॉल्यूशन क्या है हमारा, सॉल्यूशन है हमारा कि 5 इक्वल टू सॉल्यूशन है हमारा t इक्वल टू 7, फॉर t इक्वल टू 7 आवर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ओके, तो यही हो गया इसका सॉल्यूशन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट पर। तो चलिए बच्चों इसको ध्यान से पढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 इक्वल्स टू 4 यूजिंग द टेबल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें कंप्लीट करनी है टेबल और फाइंड करना है सॉल्यूशन फॉर z/3 इक्वल टू 4 इक्वेशन का। ठीक है, अब z/3 में हमें ऐसी क्या z की वैल्यू रखें जिससे हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के, वही कहलाएगा, वही वैल्यू कहलाएगी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8 9 10 के लिए ऑलरेडी हो रखा है, तो हम शुरू करते हैं अपना 11 से, यानी कि z इक्वल टू 11 रख रहे हैं हम सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 11/3, जो कि हम सब जब अपना ये एक है हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको जब हम अपने नॉर्मल यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3 होल 2/3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं 3 होल 2/3। अब रखना है हमें नेक्स्ट हमारा z इक्वल्स टू 12, यानी कि z की वैल्यू रखें हम 12, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर z/3 में हमारा हो जाएगा 12/3। और जैसे ही हमने ये रखा हमें क्या मिल गया 4, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई बराबर राइट हैंड साइड के। तो यही हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखा और इसको सर्कल कर देते हैं, यानी कि z इक्वल्स टू 4 के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम रखेंगे अपना z इक्वल्स टू 13, यानी कि ये हो गया हमारा 13/3, जो कि आ जाएगा 4 होल 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 होल 1/3। अब रखते हैं अपना z इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब देखिए 14 रखा तो 14/3 और ये हो जाएगा हमारा 3 होल 2/3, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब रखेंगे अपना हम z इक्वल्स टू, तो सारे जो नहीं हो रहे हैं सॉल्यूशन उनको मैं क्रॉस करती जा रही हूँ और जो है वो मैंने टिक किया है। ठीक है, यानी कि राइट का निशान लगाया है। अब z इक्वल्स टू 15 के लिए ये आ जाएगी 5 वैल्यू, राइट, क्योंकि 15/3 क्या हो जाएगा हमारा 5, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ गई 5। अब लास्ट वैल्यू रख रहे हैं z इक्वल्स टू 16, तो z इक्वल टू 16 में हमारा 16/3, जो कि हो जाएगा 5 होल 1/3। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सारे के सारे सॉल्यूशंस भी लिख दिए जो आए हैं डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और किस वैल्यू के लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है वही है उसका सॉल्यूशन, जो कि है z इक्वल्स टू 12। आई होप ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में क्या क्या है, सेम चीज कही जा रही है कि कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m-7 इक्वल्स टू 3, यानी कि हमें m की ऐसी वैल्यू लेनी है जो जब हम सब्ट्रैक्ट करें उसमें से 7 तो हमें मिले 3। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, ईच वैल्यू को रखते जाते हैं, जो मिल जाएगी वही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले रखते हैं हम अपनी m इक्वल टू 5। तो देखिए 5 - 7 क्या आएगा हमारा -2। ठीक है,
नेक्स्ट m इक्वल्स टू 6, तो देखिए 6 माइनस 7 क्या आएगी हमारी वैल्यू? -1। ठीक है, अब m इक्वल्स टू 7, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट वन, m इक्वल्स टू 8, तो m इक्वल्स टू 8 यानी ये एक भी नहीं है हमारे इसके सॉल्यूशन, तो सबको क्रॉस कर रही हूं। ठीक है, अब m इक्वल्स टू 8 रखा, तो m में हमारा 8 माइनस 7, अब आ जाएंगे हमारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसी के बेसिस पे मैंने वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 माइनस 7 हो गया हमारा 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम रखेंगे m इक्वल्स टू 9, m इक्वल्स टू 9, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा? 9 माइनस 7 यानी कि 2। ठीक है, अब नेक्स्ट रखते हैं हम अपना, ये भी नहीं है सॉल्यूशन, ये भी नहीं है। अब हम रखते हैं m इक्वल्स टू 10, तो 10 माइनस 7 क्या आ गया हमारा? देखिए 10 माइनस, जैसे हमने 10 रखा, 10 माइनस 7 हो गया 3, यहीं पर आ गया हमारा सॉल्यूशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखिए जो जो आई है वो लिखते जा रहे हैं। फॉर 5 इट केम -2, फॉर 6 इट केम -1, फॉर 7 इट केम 0। ठीक है, फिर हमारा क्या था? 8, फॉर 8 इट हैज कम 1। ठीक है, फिर 9 के लिए ये आया 2, और हमारा 10 के लिए ये आया 3, यानी कि ये हो गया हमारा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, बाकी देखते हैं अपना फटाफट। m इक्वल्स टू 11, जब m इक्वल्स टू 11 रखा तो क्या आएगा? 11 माइनस 7, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, फिर देखते हैं m इक्वल्स टू 12, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया? 5। ठीक है, सिमिलरली m इक्वल्स टू, ये एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ये सब क्रॉस करते जा रहे हैं, चाहिए तो वैल्यू भी डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पर आ गया हमारा 4 और यहाँ पे आ गया हमारा 5। ठीक है, अब m इक्वल्स टू 13, तो m इक्वल्स टू 13 के लिए हमारा आया 11, मतलब 13 माइनस 7 जो कि आएगा 6। ठीक है, तो सारी वैल्यूज भी फाइंड कर ली, लिख दी, और क्या सॉल्यूशन है हमारी इक्वेशन का, जो कि है m-7 इक्वल्स टू 3, और हमारा सॉल्यूशन क्या आया? हमारा सॉल्यूशन आया m इक्वल्स टू 10, यानी कि जब हम m इक्वल्स टू 10 रखेंगे तभी हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रही है, तो वही है इसका सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फटाफट इन सबको ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, फिफ्थ का क्या कहा जा रहा है? फिफ्थ में कि सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट सच रिडल्स। ठीक है, अब देखिए पहली हमारी क्या है? पहली है हमारी, गो राउंड अ स्क्वायर काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस एंड नो मोर एट द काउंट टू मी। ठीक है, टू गेट एग्जैक्टली 34। अब देखिए, जब स्क्वायर की बात हुई और उसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने वाली बात यहां पर है कि काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, थ्राइस मीन्स 3 टाइम्स, एंड नो मोर मतलब 3 से ज्यादा काउंट नहीं करने हैं। अब हम सबको पता है कि हमारे कितने स्क्वायर में, जो स्क्वायर है उसमें कितने कॉर्नर होते हैं? 4 कॉर्नर होते हैं, तो लिख लेते हैं कॉर्नर्स इन स्क्वायर। कितने हैं? 4, और ईच कॉर्नर हमें कितने टाइम काउंट करना है? थ्राइस टाइम करना है, तो नंबर ऑफ टाइम्स काउंटिंग दी कॉर्नर कितना है हमारा? 3 टाइम्स। तो ये क्या हो गया हमारा? टोटल नंबर कितने हो गए हमारे? टोटल काउंटिंग ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स हमारी हो गई 4 इंटू 3 यानी कि 12। ठीक है, ईच कॉर्नर को मैं 3 टाइम्स काउंट करना था। क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कह रहे हैं? एट द काउंट टू मी, तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। ओके, जो हमारा काउंटिंग जिसमें हमें ऐड करनी है वो हमने नंबर मान लिया एक्स। ठीक है,
x एड द काउंट टू मी, यानी कि ये जो काउंटिंग की है ये हमें इस x में ऐड करनी है एंड यू विल गेट 34। क्लियर? अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ईच बाय ईच लाइन पढ़ी मैंने और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, हमारा x फाइंड करना है तो भाई ये +12 इस साइड जाएगा, तो ये तो ट्रांसपोजिशन रूल है कि जो हमारा प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 34 माइनस 12 और ये देखिए x आ गया हमारा 22, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, टू गेट एग्जैक्टली 34, तो यहाँ पे 34 लिखा मैंने इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 22। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट ये इसमें क्या हो रहा है। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। ठीक है, इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। अब देखिए इसमें हम क्या समझने की कोशिश करनी है कि भाई देखिए अप काउंट करना है एक कोई डे से, तो मैंने मान लिया संडे से। ठीक है, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इससे अप काउंट यानी कि संडे से संडे आने में आपको क्या 7 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द up count from let the up count be from Sunday S। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं S। ठीक है, आप देखिए 7 ऐड हो जाएगा इसमें, हर अप काउंट में क्या होगा 7 7 नहीं तो ऐड होता जाएगा। सो इन दिस एडिंग 7 you if you make no mistake you will get 23। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें s फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 23 माइनस 7, यानी कि s हमारा आ गया 16। ठीक है, यही इसकी वैल्यू है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आई एम अ स्पेशल नंबर टेक अवे फ्रॉम मी अ 6 a whole cricket team you will still be able to fix। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, टेकिंग अवे फ्रॉम मी 6, मतलब अगर आप मुझ में से 6 निकाल देंगे तो आपको एक क्रिकेट टीम मिल जाएगी। क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं 11, यानी 11 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। ठीक है, यानी क्रिकेट टीम को स्टिल बी एबल टू फिक्स। तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द स्पेशल नंबर बी x, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं लेट द स्पेशल नंबर बी x। अब देखिए x में से वो कह रहे हैं कि इफ यू आर टेकिंग अवे 6 यू गेट अ क्रिकेट टीम, यानी 11। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब -6 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6, तो x इक्वल्स टू 11 प्लस 6, यानी कि x हमारा स्पेशल नंबर आ गया 17। ठीक है, अगर आप 17 में से 6 टेक अवे करेंगे तो भाई आपको क्या मिलेगा 11 मिलेगा, यानी कि क्रिकेट टीम की वैल्यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें अपने क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट पर, चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। टेल मी हु आई एम, आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताना है कि मैं क्या नंबर हूं जब आप मुझे 22 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं मिल जाता हूं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द नंबर बी x। अब कहा जा रहा है कि इफ यू टेक मी आउट फ्रॉम 22 यू गेट मी बैक, यानी कि हमें सेम चीज मिल जाती है, सेम नंबर मिल जाता है। तो भाई ये -x है, इसको इस साइड ले गए। ठीक है, आप देखिए 22 इक्वल टू हो गया हमारा x और ये माइनस का x आ गया यहाँ पे प्लस का x। अब x हमारे क्या हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 22 चल ही रहा है। आप देखिए x को फाइंड करने के लिए हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, अदर साइड में जाएगा डिवीजन में। तो 22 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आ गया x।
क्या आ गया हमारा x, अब क्योंकि दोनों इक्वेट में है, चाहे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के लिख दें, ये आ गया हमारा 11, यानी कि x क्या है हमारा हु आई एम, वो है x इक्वल टू 11, यानी कि जो नंबर है वो है 11। डेफिनेटली अगर आप 22 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 ही मिल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे के सारे रिडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप ऐसे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में? आज की क्लास में थे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और रिडल्स तो बहुत ही मजेदार थी। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप सबने सारी रिडल्स मेरे साथ और सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ अच्छे से सॉल्व किए होंगे और समझे होंगे। आज हमने और आपने मिलकर सॉल्व किया अपने चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा की एक्सरसाइज 11.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।